बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके जहन में सवाल आता है कि टाइम स्केल की इब्तिदा कहाँ से हुई, तो देखें जिस तरह मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप कंसीडर करें उसके लिए अलग फार्मूलाज हैं, अलग मेथड्स हैं। डिफरेंस इक्वेशन के लिए अलग फार्मूलाज, अलग मेथड्स हैं। तो अगर एक बंदा डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन दोनों पर काम कर रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से कंसीडर करना और डिफरेंस इक्वेशन को अलग से कंसीडर करना उसके लिए मुश्किल होगा, और ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इससे टाइम बहुत ज़ाया होगा एक तरह से। तो ज़ाहिर बात है आजकल फास्ट ज़माना है, हम टाइम की बचत का सोचते हैं। तो इसलिए टाइम की बचत के लिए और इस मसले को, और मसला क्या था वो ये ना कि डिफरेंशियल और डिफरेंस इक्वेशन को अलग-अलग स्टडी किया जाए, तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो इस मसले को हल करने के लिए स्टीफन हिल्कर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में टाइम स्केल का एक कांसेप्ट इजाद किया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन को डायनामिक इक्वेशन के नाम पर यूनिफाई कर दो। मतलब टाइम स्केल जो है वो कंटिन्यूस केस और डिस्क्रीट केस को यूनिफाई कर देता है, ठीक है ना। और ये उसकी थीसिस का रेफरेंस है, ठीक है। 1988 में उसने थीसिस लिखे थे, जर्मन लैंग्वेज में उसके थीसिस अवेलेबल हैं। तो जब उसने ये टाइम स्केल का आइडिया दिया तो फिर बेसिक नोशंस भी हमें टाइम स्केल के लिए चाहिए थे, ठीक है ना। तो बेसिक नोशंस में सबसे पहले टाइम स्केल की डेफिनेशन है कि टाइम स्केल की डेफिनेशन क्या है। तो टाइम स्केल की डेफिनेशन बहुत आसान सी है कि जब भी आप एक नॉन एम्प्टी सेट ले, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट क्लोज्ड है, ठीक है, और रियल नंबर का सबसेट है, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर्स का क्लोज सबसेट है, तो फिर वो टाइम स्केल कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर। देखिए फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर में हम, अगर हम एक पॉइंट एस पर फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर लेना चाहते हैं तो हम उन तमाम पॉइंट्स का इंक्रीमम लेंगे जो एस से बड़े होंगे। अगर हम बैकवर्ड जंप ऑपरेटर पॉइंट एस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उन तमाम पॉइंट्स का सुप्रीमम लेंगे जो एस से छोटे हैं। और ग्रेडियंट फंक्शन बस क्या करेगा, ग्रेडियंट फंक्शन दो कंटिन्यूस फंक्शन के दरमियान दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करके हमें देता है, ठीक है। जिसकी मिसाल जिस तरह देखें, अब मसला ये था ना कि अगर ये फर्ज करें हमें टाइम स्केल की डोमेन है तो फ्रॉम 6 to 8 आप आगे कैसे जाओगे, मतलब ये एक इशू था ना। तो देखें जब हमने फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर पॉइंट 6 पर अप्लाई किया तो इट इज द इंफिनिमम ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स दैट आर ग्रेटर देन 6। सो ग्रेटर देन 6 पॉइंट्स इन दिस डोमेन आर 8, 9, 10। तो इसका इंफिनिमम क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह अगर हम 8 से अगर फर्ज करें या इवन चलें, ये तो फिर भी एक दूसरी मिसाल है, लेकिन अगर चलें हमें आप ये कहा जाए कि बैकवर्ड जंप ऑपरेटर पॉइंट 8 पर मालूम करें तो देखें इट विल बी द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स दैट विल बी लेस देन एस, एंड लेस देन 6 लेस देन 8 विल बी फ्रॉम 1 to 6 इंटरवल। मतलब बैकवर्ड जंप ऑपरेटर एट पॉइंट 8 ये हमें 6 आंसर देगा, ठीक हो गया ना। बाकी अगर ग्रेडियंट फंक्शन है तो बस फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर की उस पॉइंट पर जो वैल्यू और वो पॉइंट या आपस में माइनस कर लें, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेडियंट फंक्शन होगा। और ग्रेडियंट फंक्शन हमारे पास एक मतलब नॉन नेगेटिव फंक्शन, मतलब उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव होगी हमारे पास, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट से बड़ी है तो फिर इस केस में वो पॉइंट राइट स्कैटर्ड कहलाएगा। अगर फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर वही पॉइंट वापस देता है तो फिर वो पॉइंट राइट डेंस कहलाएगा। इसी तरह अगर बैकवर्ड जंप ऑपरेटर वही पॉइंट वापस देगा तो वो पॉइंट लेफ्ट डेंस कहलाएगा। और अगर बैकवर्ड जंप ऑपरेटर की वैल्यू उस पॉइंट से छोटी है तो फिर वो पॉइंट लेफ्ट स्कैटर्ड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट स्कैटर पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अगर किसी टाइम स्केल में सबसे बड़ा लेफ्ट स्कैटर्ड मैक्सिमम पॉइंट है तो डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल में हम वो लेफ्ट स्कैटर्ड मैक्सिमम पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर इन केस लेफ्ट स्कैटर्ड मैक्सिमम पॉइंट मौजूद नहीं है तो फिर हम टाइम स्केल को, डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल को वैसे का वैसा रहने देते हैं। ये क्या वजह थी, ये इसलिए किया गया क्योंकि सम टाइम अगर फर्ज करें, चले यहाँ पर हम अगर मैं देख लूँ, ये एक्चुअली इसकी वजह ये है, जिस तरह अगर ये टाइम स्केल है हमारे पास 31, 32, 33, 34, 35, 35 मैक्सिमम लेफ्ट स्कैटर्ड पॉइंट है। यहाँ पर एक्चुअली मसला ये आ रहा था कि डेरिवेटिव मालूम करने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन में फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर था। तो यहाँ पर तो फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देगा और नेक्स्ट पॉइंट तो उस डोमेन में है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए हम डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल में
इसकी डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल क्या होगी, 31, 32, 33, 34 होगी। हाँ, अगर फर्ज करें हमारे पास कोई एक क्लोज इंटरवल हो, जिस तरह ये क्लोज इंटरवल है -21 to 9, इसमें कोई लेस स्कैटर्ड मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, तो इसकी डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल भी इसमें -21 to 9 ही होगी हमारे पास। ठीक है, बाकी ये डेल्टा डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, उसी तरह लिमिट की फॉर्म में। ठीक है, और इस फंक्शन में की डोमेन में वो फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर है, और इसी वजह से हमने ये देखें डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल डिफाइन किया है कि अगर इन केस लेफ्ट स्कैटर्ड मैक्सिमम पॉइंट हो तो फिर हम उस डिराइव फॉर्म ऑफ टाइम स्केल से इस पॉइंट को निकाल दें। ठीक है, तो अगर टाइम स्केल रियल नंबर होगा तो ये डेल्टा डेरिवेटिव वही ऑर्डिनरी यूजुअल डेरिवेटिव होगा, और अगर टाइम स्केल सेट ऑफ इंटीजर होगा तो ये डेल्टा डेरिवेटिव हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। ये फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑन टाइम स्केल की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसमें सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो वैसे ही है, बाकी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और क्वोशिएंट रूल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो प्रोडक्ट रूल इस तरह कि अगर इनकेस आपने फर्स्ट फंक्शन का डेल्टा डेरिवेटिव ले लिया तो दूसरी केस में उसकी डोमेन में आपने फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर लेना होगा, और अगर इनकेस आपने सेकंड फंक्शन का पहले डेल्टा डेरिवेटिव ले लिया तो दूसरे केस में आपने उसके डोमेन में डेल्टा फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर पुट करना होगा। ठीक है, और क्वोशिएंट रूल में तो देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि फंक्शन h और उसके साथ फंक्शन h का प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके डोमेन में फॉरवर्ड जंप ऑपरेटर होगा। ठीक हो गया, बाकी इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल टाइम स्केल वैसे ही हैं। राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन ये होता है टाइम स्केल पर कि अगर वो कंटिन्यूस हो टाइम स्केल के तमाम राइट हैंड पॉइंट्स पर और उसका लेफ्ट साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करे तमाम लेफ्ट हैंड पॉइंट्स पर। ठीक है, बाकी हम फंक्शन को रेग्रेसिव कहेंगे। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को ग्रेनियर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लें, 1 के साथ ऐड कर लें, अगर रिजल्ट नॉन जीरो आ जाए तो वो फंक्शन रेग्रेसिव होगा, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिवली रेग्रेसिव होगा। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन ऑन टाइम स्केल हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन टाइम स्केल हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ये दो लिमिट्स हैं a और b, और ये एक्चुअली e पावर दिस इंटीग्रल है। इसमें ये जो है ये सिलिंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ग्रेनियर फंक्शन नॉन जीरो हो तो फिर ये log ऑफ दिस डिवाइड बाय ग्रेनियर फंक्शन के बराबर होता है। अगर ग्रेनियर फंक्शन इनकेस जीरो हो जाए तो फिर तो एक्चुअली ये जीरो log ऑफ जीरो डिवाइड बाय जीरो मतलब अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है ना, तो इसलिए अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए हम फिर फंक्शन w ऑफ t ले लेते हैं, मतलब ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। और देखें फंक्शन का रिग्रेसिव होना क्यों जरूरी है, इन केस अगर फंक्शन रिग्रेसिव नहीं होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब ये वैल्यू जीरो है तो अगेन log ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी है, मतलब अगर लिमिट में दरमियान वाला लिमिट एक जैसा तो उसको हम स्किप कर देते हैं, और अगर एक पॉजिटिव रिग्रेसिव फंक्शन हो तो उस केस में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन टाइम स्केल आम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, और अगर एक फंक्शन ये एक्चुअली रिग्रेसिव फंक्शन की नोटेशन है, तो एक्चुअली ये हमारे पास डायनामिक इक्वेशन है ना, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया। तो अगर एक फंक्शन रिग्रेसिव है तो वो रिग्रेसिव फंक्शन अगर डायनामिक इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो डायनामिक इक्वेशन भी रिग्रेसिव होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सिस्टम हो तो उसकी सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, और ये हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल मैट्रिक्स की। ठीक है, ये हमारे पास फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और ये भी रिग्रेसिव होगा अगर ये मैट्रिक्स एम रिग्रेसिव हो और फंक्शन जी आर जी कंटिन्यूस हो। मैट्रिक्स एम के रिग्रेसिव होने का मतलब ये है कि इसकी तमाम आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या हो, रिग्रेसिव हो। ठीक है, और ये नॉन होमोजीनियस ये रिग्रेसिव सिस्टम के सॉल्यूशन है, और ये एक्चुअली हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फार्मूला है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पार्टिकुलर ये जनरल सॉल्यूशन बन जाती है। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फार्मूला है। फंक्शनल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स स्पेस ले लें और उसमें हम ऑपरेटर डिफाइन करें तो वो पिकार्ड ऑपरेटर होगा अगर उसका एक फिक्स पॉइंट यूनिक हो, और उस पिकार्ड ऑपरेटर उस ऑपरेटर की ट्रेजेक्टरी मतलब उसका सीक्वेंस उस यूनिक फिक्स पॉइंट को अप्रोच करे। ठीक है, और ये कंट्रैक्शन की कंडीशन क्या है मैट्रिक्स स्पेस में कि अगर एक हम फंक्शन फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस टू मैट्रिक्स स्पेस लेते हैं तो कंट्रैक्शन कहलाएगा अगर हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो वो उसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर उस कंट्रैक्शन का यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, यही हमें बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम बताता है। और फिर हम आते हैं हायर-सुलम स्टेबिलिटी पर। तो हायर-सुलम स्टेबिलिटी में जो क्वेश्चन है वो 1940 में गुलाम ने किया था।
उसका फिर पार्शियल जवाब मतलब उसने क्वेश्चन किया विद विच रिक्वायरमेंट्स डज एन एडिटिव मैपिंग नियर एंड अप्रोक्सीमेट एडिटिव मैपिंग एग्जिस्ट। तो हायर ने उसका जवाब तो दिया था लेकिन बनाक स्पेसिस के केस में उसने जवाब दिया था, मतलब उसका जवाब ठीक तो था लेकिन बनाक स्पेसिस के केस में था, ठीक है ना। और 1978 में बस रसियाज आया था, उसने जनरलाइज किया था उसके कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को फिर हायतुल सलाम रसियाज स्टेबिलिटी का नाम दिया गया था। ठीक हो गया जी, और ये रेफरेंस भी फिर हमें गिवन है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के हायतुल स्टेबिलिटी में हम ये करते हैं कि अगर हम एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ले लें और एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन ले लें, उनके दरमियान जब हम डिफरेंस चेक करते हैं अगर वो डिफरेंस एक कांस्टेंट से छोटा है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हायतुल स्टेबल होती है। अगर वो डिफरेंस इंक्रीजिंग फंक्शन से छोटा है तो वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हायतुल स्टेबल होती है। ठीक हो गया जी।